हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो ईवीएस का सिलेबस है, ठीक है, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस है वो 1 to 5 के लिए, और जिनका भी सिलेबस है 6 to 8 के लिए, उसमें भी ईवीएस आएगा। तो ये पूरी क्लास जो है वो 1 to 5 एंड 6 to 8 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा 2-2 वीडियोज़ डालने की एक टॉपिक पे, एक हिंदी होगा प्योर हिंदी और एक इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो ईवीएस की प्रिपरेशन आपकी यहीं से हो जाएगी। तो क्लास 1 to 5 वाले और 6 to 8 वाले जो भी हैं स्टूडेंट, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं। पूरा कंटेंट मैं बिल्कुल जल्दी वे में कराऊँगा। ये ईवीएस तो मैं 3 दिन में करा दूँगा पूरा कंप्लीट, ठीक? तो ऐसे ही बस बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए पर्यावरण को पढ़ते हैं। तो पर्यावरण लैटिन भाषा का शब्द है। तो पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के किस शब्द से? इन्वायरनर, ठीक है, इन्वायरनर से बना है, जो कि ग्रीक। तो पर्यावरण का जो फ्रेंच भाषा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इन्वायरनर का मतलब होता है पर्यावरण। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि पर्यावरण लैटिन भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना है, ठीक है। और जिसका मतलब क्या होता है, एनवायरनर का मतलब क्या होता है? एनवायरनर का मतलब होता है, ये देखिए, एनवायरनर का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ। तो आइए पर्यावरण का परिभाषा देखते हैं। पर्यावरण भौतिक तथा सामाजिक तथा राजनैतिक सांस्कृतिक के सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो बिल्कुल भाई, भौतिक चीज़ें जो हैं, चाहे सामाजिक चीज़ें जो हैं, वो राजनैतिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण में आती हैं। तो जिसका तात्पर्य चारों ओर से घिरा हुआ वह क्षेत्र, जिसका मतलब क्या है कि चारों तरफ से घिरा हुआ वह क्षेत्र जहाँ मनुष्य तथा जीवित जीव के चारों ओर घिरे हुए भौतिक आवरण को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो भाई ये चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, और वह क्षेत्र जहाँ मनुष्य तथा जीवित जीव चारों ओर से घिरे हुए हैं, इस भौतिक आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो बिल्कुल, जैसे हम मनुष्य हो गए, जीव हो गए, ठीक है, ये हम जो जीवित जो भी जीव हैं वो चारों ओर से किसी भौतिक आवरण से घिरे होते हैं, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण में जीवित तथा अजीवित दोनों घटकों का सम्मिलित रूप से होता है। इसके 3 संघटक होते हैं। तो बिल्कुल, पर्यावरण में जीवित चीज़ें आती हैं, अजीवित चीज़ें भी आती हैं। तो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों आते हैं, ठीक है। इसके टोटल 3 संगठक होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से संगठक हैं। पहला है जैविक संगठन, जिसको हम पौधे, जंतु, मानव तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। तो जो जैविक संगठन है, इसमें प्लांट्स आते हैं, जंतु आते हैं, मानव तथा जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, ये आते हैं। और जैविक संगठन में स्थल मंडल आता है। अजैविक संगठन में कौन-कौन आता है? स्थल मंडल आता है, जल मंडल आता है तथा वायुमंडल आता है। तो अजैविक, अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछा गया है, तो स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल। ऊर्जा संगठक कौन-कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा को हम ऊर्जा संगठक कहते हैं। अब रॉज के अनुसार एक परिभाषा थी, इसको देख लीजिए, उतना ज़रूरी नहीं है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल, पर्यावरण एक बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। अब पर्यावरण की संरचना एवं प्रकार को देखते हैं। तो पर्यावरण की संरचना में 3 तत्व प्रमुख हैं। तो जो पर्यावरण की संरचना है उसमें 3 तत्व प्रमुख है। तो पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो आइए बारी-बारी से देखते हैं। भौतिक पर्यावरण क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं। भौतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव एवं समस्त प्राणियों के समस्त क्रियाकलापों पर पड़ता है। बिल्कुल, जो भौतिक एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट का भाई डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़ता है मानव पर, और समस्त जीवों पे जो भी काम करते हैं, उनके जो क्रियाकलाप है, उन पर पड़ता है। वहीं स्थल मंडलीय पर्यावरण किसे कहते हैं? आइए इसको देखते हैं। पर्यावरण का भाग जिसमें रेन, मिट्टी, चट्टानें आदि आते हैं, जो पेड़-पौधों का पोषण करते हैं। बिल्कुल, स्थल मंडल किसको कहते हैं हम भाई? बिल्कुल, पर्यावरण का वह भाग है जिसमें जैसे रेन हो गया, मिट्टी हो गई, चट्टानें हो गई, ये सब जिसमें आते हैं, वो पेड़-पौधों का जो पोषण भी करते हैं। इन्हीं की वजह से पेड़-पौधों का पोषण भी होता है, तो इसको स्थल मंडल पर्यावरण कहते हैं। अब जलमंडलीय पर्यावरण में जल आ गया। वायुमंडलीय पर्यावरण में जलमंडल तथा स्थल मंडल के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ गैसीय वातावरण वायुमंडलीय में पाया जाता है। बिल्कुल, तो जलमंडल और स्थल मंडल के बीच के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ जो गैस की लेयर होती है, उसको हम वायुमंडलीय परत कहते हैं, या वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैविक पर्यावरण क्या होता है?
जैविक पर्यावरण वह है जो पृथ्वी की सतह पर 10 किलोमीटर ऊपर धरती, वायु, पानी का हिस्सा है। इसे जीवमंडल भी कहते हैं। तो जैविक पर्यावरण क्या है कि जो पृथ्वी की सतह पर 10 किलोमीटर ऊपर धरती, वायु, पानी का हिस्सा है। ठीक। जीवमंडल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वनस्पतिक पर्यावरण, दूसरा है जंतु पर्यावरण। तो आइए देखते हैं जीवमंडल के दो भागों को। सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? मानव अपने समूहों, समुदाय, रूढ़ियों, परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों तथा सामाजिक विरासत को लेकर एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। तो बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक का क्या मतलब है भाई? जो जो रूढ़ी है, हमारे समुदाय कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे ग्रुप्स हैं और हमारे जो मूल्य हैं, ठीक है, हमारे जो आदर्श हैं और जो हमारे सामाजिक विरासत हैं, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में आती हैं। पर्यावरण का विषय क्षेत्र क्या-क्या है? आइए इसको देखते हैं। तो पहला है स्थल मंडल। खनिजों के स्रोत, जीवों, प्राणियों और जल से संबंधित को स्थल मंडल कहते हैं। तो बिल्कुल खनिजों के स्रोत जो हैं और जीवों, प्राणियों और जल से संबंधित को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की 3 परतों में से बाहरी परत है। तो स्थल मंडल जो पृथ्वी का 3 परत है, उसमें से सबसे बाहरी परत क्या होता है? वो स्थल मंडल होता है। पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित है तथा आंतरिक से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देती है, जिसे इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसके 2/3 भाग पर जल है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। 10% क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब जल मंडल पे आते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल, 29% भाग स्थल है। तो 71% जल पाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी के पानी का 97% भाग महासागरों में तथा 2% भाग हिमनदी तथा ध्रुवी तथा शेष 1% भाग नदियों और धारातली भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो बिल्कुल जो 71% है भाग, वो जल का 29% जो भाग स्थल में है और पृथ्वी के पानी का 97% भाग महासागरों से आता है, महासागरों में है। वहीं 2% भाग हिमनदी तथा ध्रुवी और शेष का 1% भाग जो है वो नदियों और धरातली भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अब वायुमंडल चलते हैं। वायुमंडल बहुत सी ब्राह्मणी किरणों तथा सूर्य के विद्युत चुम्बकीय किरणों अवशेष उसके दुष्प्रभाव को कम करता है। तो वायुमंडल बहुत सी ब्राह्मणी किरणों तथा सूर्य के विद्युत चुम्बकीय किरणों को अवशोषित करके उसके दुष्प्रभाव को कम करता है। तो बिल्कुल, तो भाई वायुमंडल का काम ही होता है। अब चलते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में 78% तथा ऑक्सीजन 21%। तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है तथा CO2 0.03% शेष अक्रिय गैस होते हैं। अब जैवमंडल जीवों के रहने वाले स्थान को वर्णित करता है। जहाँ पे जीव रहते हैं उसी को जैवमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत मानव तथा प्रकृति का पारस्परिक संबंध एवं अंतर क्रियाओं का अध्ययन मुख्यतः से किया जाता है। तो इसके अंदर जो मानव और प्रकृति के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को हम जैवमंडल कहते हैं। मतलब इनके बीच जो पारस्परिक अनुक्रिया होती है उसी का हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1886 में। नोट: वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आ गए हम इकोसिस्टम पे। आइए इकोसिस्टम पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, तो जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत क्या कहते हैं? जो भी समस्त जीव हैं और भौतिक पर्यावरण है उनके बीच जो अंतर संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड का शब्द है जिसका स्थान मतलब होता है ओइकोलोगस। ठीक है। किससे बना है? ग्रीक शब्द के ओइकोलोगस से बना है, जिसका मतलब है वासस्थान या संबंध से लिया गया है। जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द के रूप में प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने किया। जबकि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया। इस शब्द का प्रयोग किसने किया? रिटर ने किया। ठीक है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने परिभाषित किया। तो पारिस्थितिकी को सबसे पहले डिफाइन किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने परिभाषित किया। आगे चलते हैं। अर्नेस्ट हेकल के अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो बिल्कुल वातावरण और भाई जो जीव समुदाय उसमें रहते हैं उन्हीं के बीच में जो क्रिया होती है, जो पारस्परिक रिलेशन संबंध होते हैं, उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं? इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टांसले ने किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठकों से होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? भौतिक जो तंत्र होते हैं और
का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना किससे होती है? पारिस्थितिकी तंत्र की रचना कैसे होती है? जैविक तथा अजैविक संगठकों से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी कारक क्या होते हैं? वातावरण के अंतर्गत वे सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक व मृदी कारक आते हैं जिनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जीवधारियों पर पड़ता है। इन 4 प्रकार के होते हैं। जलवायु कारक, तो बिल्कुल जो वातावरण को प्रभावित करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभाव जिस पर पड़े उसी को पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। अब जलवायु कारक हो गया। जलवायु कारक में क्या आता है? ताप आता है, प्रकाश आता है, जल वर्षा, वायु, गैस, वायु एक्सेट्रा आती है। ठीक है, स्थल स्थल कृतिक कारक क्यों है? ऊंचाई हो गया, ढलान हो गया, ये स्थल कृतिक कारक होते हैं। मृदी कारक क्या होते हैं? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा, जल, ये सारी चीजें क्या होती हैं? मृदी कारक होते हैं। जैविक कारक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, सहजीविता, परजीविता, मृतोपजीविता आदि, ये सारी चीजें क्या है? जैविक कारक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक, अजैविक घटक। तो पहला हो जाता है उत्पादक। जैविक में उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अवघटक आते हैं। तो यहीं देख लीजिए आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्पादक, तो पादप जगत जो है, प्लांट्स हैं, जो सपोसी होते हैं, जिसको हम सपोसी कहते हैं, तो ये इसी में आते हैं। ठीक है। उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। बस एक लाइन में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हैं। इतना समय नहीं है कि एक्सप्लेन करके बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए। तो बस मेरा कहने का मतलब है, कंटेंट अच्छे से आपके दिमाग में एक बार पहुंच जाए, ताकि आपके दिमाग में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएं। प्राथमिक शाकाहारी, द्वितीयक मांसाहारी होता है, तृतीयक सर्वाहारी होता है। ठीक है, और परपोषी भी आता है इसी में। अब घटक किसको कहते हैं? जिसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। और अजैविक घटक में क्या आता है? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक आता है। ठीक है, तो कार्बनिक क्या हो जाता है? कार्बनिक में आते हैं प्रोटीन आता है, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बनिक हो जाते हैं। अकार्बनिक कौन आता है? विभिन्न गैसें आती हैं, जल आता है और खनिज आते हैं। वहीं भौतिक में क्या आती है? ऊर्जा आता है, प्रकाश आता है, ताप, आर्द्रता, ये सारी चीजें भौतिक में आती हैं। अब आगे चलते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं? यह घटक जैविक वस्तुओं का है जो पारिस्थितिकी तंत्र को आधार प्रदान करती है। तो जैविक घटक, यह घटक जैविक वस्तुओं का है, जो जीव वाले, जिसमें जीव पाया जाता है, वो वस्तुओं का है। और ये पारिस्थितिकी तंत्र को क्या एक बेस प्रदान करती है, एक आधार प्रदान करती हैं। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भाई, जो भी जीवित हैं, जो जीव हैं, उनको प्रजनन तथा उनको बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए उनको भोजन की आवश्यकता जरूर होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य, जिसका विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके विकिरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, जिसकी विकिरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पौधे इस विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो बिल्कुल, जो सूर्य की रोशनी होती है, जो हरे पौधे होते हैं, उसको उसके प्रकाश को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। अब उत्पादक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हरे पौधे आते हैं। तो उत्पादक, जो प्रोड्यूसर्स जिसको हम कहते हैं, इसमें सभी हरे पौधे आते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपचयन तथा जल अपचयन ग्रहण होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की शैवालों तथा बड़े-बड़े वृक्षों तथा शाकी पौधे तथा फसल आदि आते हैं। तो हरे पौधों को क्या माना जाता है? प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। तो इसमें कौन आता है? शैवालें भी आती हैं, बड़े-बड़े वृक्ष भी आते हैं और शाकी पौधे जो होते हैं वो भी आते हैं। अब दूसरा उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मानव सहित वे सभी जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है? वे जैसे मानव भी आते हैं, वे सभी जीवधारी आते हैं जो भाई अपना भोजन प्लांट्स को खाकर, हरे पौधे या तथा अन्य जीवधारियों को मारकर अपना पेट भरण पोषण करते हैं। तो प्राथमिक उत्पादन हरे शाकी पौधे, झाड़ियों या वृक्षों की पत्तियां आदि को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी कहते हैं। तो जो भाई प्राथमिक उत्पादक, जैसे उसमें प्लांट्स आते हैं, इन सब चीज़ों को, या जो जीव अन्य जीव को मार कर खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। तो जो शाकाहारी जीवधारी जो को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक हरे शाकी पौधे, झाड़ियों या वृक्षों की पत्तियां आदि को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी कहते हैं। जो बिल्कुल भाई, शाकाहारी किसको कहेंगे? जो शाकी पौधे खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये पत्तियां खाते हैं, ये सारी चीजें, इनको हम जीवधारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। वहीं जो शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। मतलब जो शाकाहारी पौधों को खाते हैं तथा तथा वो जीवधारियों को भी खाते हैं, जैसे चिकन वगैरह, ये जो जो खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं।
अब प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे और परपोषी उपभोक्ता जंतु की द्वितीय उत्पादक कहते हैं। तो जो प्राथमिक उत्पादक है हरे पौधे को, उनको स्वपोषी कहते हैं, और परपोषी उपभोक्ता जंतु को द्वितीय उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक जो हरे पौधे होते हैं और परपोषी किसको कहते हैं, जंतु का द्वितीय उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, वे शाकाहारी होती हैं। तो बिल्कुल प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो चरने वाले पशु किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो भोजन हेतु शाकाहारी हेतु अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है, वे मांसाहारी होते हैं। तो बिल्कुल जो जीवधारियों पर या प्लांट को भी खाएं और एनिमल्स को भी खाएं, ये मांसाहारी होते हैं, वो अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। जैसे मेंढक हो गया, मांसाहारी हो गया, मछली हो गए, बिल्ली हो गई, भेड़िया हो गए, एक्सेट्रा। अब तृतीय उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं। ये अपने आहार के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गए, बड़ी सार्क हो गई, मनुष्य हो गया। कुछ जंतु शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं, इसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी बोलते हैं। तो सर्वाहारी किसको बोलते हैं, जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों खाते हैं। जैसे उदाहरण मनुष्य हो गया। अब आइए डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम अपघटक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो जो मृतक वनस्पतियां और जंतुओं को सड़ा गलाकर विजोहित करते हैं तथा इसी प्रक्रिया को द्वारा अपने भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। तो भाई जो सड़े गली चीजें होते हैं, इनसे जो भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। जैसे कवक हो गया, जीवाणु, ये क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। अब आगे चलते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधे एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहते हैं। तो प्रकृति का मेहतर किसको कहते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं भाई, ये मृत पौधे और जंतुओं को अपघटन कर देते हैं डिकम्पोज करके, और उनको इससे जिसकी वजह से पृथ्वी साफ होती है हमारी, तो इसलिए इनको प्रकृति का मेहतर कहते हैं। अजैविक घटक क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें मृदा, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं। तो अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं, मृदा आता है, जल आती है, वायु आता है तथा प्रकाश आदि आते हैं। इनको 3 उपघटकों में बांटा गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। कार्बनिक संगठक, इसके अंतर्गत मृत पौधे तथा जंतुओं के कार्बनिक पदार्थ और यौगिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या कार्बन के अन्य यौगिक आते हैं। तो कार्बनिक में कौन कौन आते हैं, ऐसे पौधे आते हैं, मृत पौधे तथा जंतु जो जिसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जैसे या उनके यौगिक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा या कार्बन के अन्य यौगिक होते हैं। अकार्बनिक संगठक किसको कहते हैं, इसके अंतर्गत जल तथा विभिन्न खनिज लवण जैसे फास्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा पाई जाती हैं। ठीक है। और भौतिक संगठक किसके कहते हैं, इसे इसमें विभिन्न प्रकार की जल वायवीय कारक जैसे तापमान, हवा, वर्षा, ऊर्जा आदि आते हैं, इसको भौतिक संगठन कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक जहाँ संगठक यूज हुआ था, अब समझ में आ गया होगा। तापमान, हवा, वर्षा, ये सारी जिसमें आते हैं, इसको भौतिक संगठक कहते हैं। पर्यावरण की स्थापना कब हुई है, 1980 में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई है, 1952 में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन खूब पूछता है बीपीएससी। आगे पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विविध प्रकार के जीव जंतुओं का क्रम है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, विविध प्रकार के जीव जंतुओं का एक क्रम है। जैसे आप किसी को खाएंगे, वो किसी और को खाएगा, तो एक श्रृंखला, एक सीरीज बनती जाती है। ठीक है, उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक दूसरे के खाने वाले जीवों के अनुक्रमण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो वही चीजें मैंने बता दी आपको। तो पहले देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मिलान के लिए आ जाता है सीधा। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, पहले उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक आते हैं। फिर हरे, जैसे एग्जाम्पल के हरे पौधे उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया, फिर टिड्डा किसको खाएगा, मेढक खा लेगा, फिर मेढक को कौन खाएगा, सांप खा लेगा, सांप को कवक और जीवाणु खा लेंगे। तो ये हो गया। ठीक है। अब खाद्य जाल या आहार जाल किसको कहते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। तो जो भाई बिल्कुल जैसे प्लांट्स का हो गया, एनिमल्स का हो गया, ये जो सीरीज होती है इनकी, ये जब इसको मिला देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशी होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, एक दिशी होता है। ठीक है, तथा साथ में यह कई पथों से होकर प्रभावित होता है। बिल्कुल कई पथों से होकर प्रभावित होता है। अब जैसे ये देख लीजिए, हरे पौधे को भाई टिड्डे खाते हैं, फिर मेढक को सांप खाता है, फिर सांप को मोर खाता है, मोर को शेर खा लेता है। अब हरे पौधे बकरी भी खाते हैं, हिरन भी खाते हैं, सियार भी खाता है। ठीक है, और शेर को सियार खा लेता है, और हरे पौधे खरगोश भी खाते हैं और खरगोश को शेर खा लेता है। तो ये क्या हो गया, खाद्य जाल हो गया। तो एक दूसरे
दूसरों को खा रहे हैं, कई सीरीज बनती जा रही है, इसी को खाद्य जाल कहते हैं। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो पहला होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन आते हैं? प्राकृतिक आती हैं, जैसे नदी हो गया, सागर हो गया, झील हो गया, और मानव निर्मित है, जैसे तालाब, पोखर, ये सारी चीजें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आती हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन आता है? प्राकृतिक आती है, नेचुरल चीजें आती हैं, जैसे जंगल हो गया, और मानव निर्मित, जैसे फसल या बाग हो गए। अब महासागरीय जलीय तंत्र, ये सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पौधे, जलीय कीट, छोटी मछलियां, बड़ी मछली, ये खाते जलीय पौधे, जो जल में पौधे होते हैं, फिर वो उसको जलीय कीट खाते हैं, उसको जलीय कीट को जब छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछली को बड़ी मछलियां खा लेती हैं, इसी को स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? तो जैव संख्या, इसमें जैव संख्या में कौन सी पारिस्थितिकी कैसे बनता है? उल्टा सीधा बनता है। जैव भार में उल्टा सीधा, जैव ऊर्जा में सीधा बनता है। ठीक है, तो जैव संख्या में देख सकते हैं आप, पहले घास, घास को टिड्डा खाएगा, फिर मेढक खाएगा, फिर सांप खाएगा, सांप को मोर खा लेगा। अब इसमें देख लीजिए, पेड़ को चिड़िया, फिर चिड़िया सहजीवी या परजीवी। ठीक है, जैवभार, हरे पौधे को हिरन, हिरन से शेर खा लेगा। अब बड़ी उसका उल्टा कर देंगे तो सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। इसका कहने का मतलब ये है, जलीय जीव, फिर छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां। ठीक है, या तो बड़ी मछलियां फिर छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाएंगी, छोटी मछलियां जीव, जलीय जीव को। जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा सीधा हमेशा बनता है, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खा लेगा। तो 10% ऊर्जा का जो नियम है, ये लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, तो आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, ये थोड़ा तेज मैं ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू हुई हैं, और रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आ जाए। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।